मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 55वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है, जिसमें 10 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न है तो पूछो। सूत्र संख्या 57। सूत्र संख्या 57। इसमें जो विशेषणम इति किम तक्षकः सर्पः, उसका जो पदमंजरी में जो वाक्य आया था, विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वादेव विशेषणमिति लप्स्यते इति प्रश्न। मैं उस दिन पूछ रही थी, यही तात्पर्य था मेरा। आवाज हल्की हो गई बहुत। देखो कौन सी पंक्ति है? भेदकम विशेषणम भेद्यम विशेष्यम। इस पर है कोई प्रश्न? नहीं आचार्य, पदकृत्य में विशेषणमिति किम। अच्छा, पदकृत्य में विशेषणम इति किम तक्षकः सर्पः। जी, उसके पदमंजरी में उसका जो पहला वाक्य है, विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वाद् एव विशेषणम इति लप्स्यते। प्रश्न ये उठाया गया कि विशेष्य, जब आपने कहा विशेष्य विशेष्येण, प्रश्न किस पे आ रहा है? विशेषणम पर। और सूत्र में आपने विशेष्य बोल दिया, तो विशेष्य बिना विशेषण के तो होता नहीं, क्योंकि विशेष्य शब्द वो तभी विशेष्य कहा जाएगा जब इसका कोई संबंधी अर्थात विशेषण है, तो वो तो खुद ही प्राप्त हो जाएगा। आपको सूत्र में कहने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्नकर्ता के अंदर भाव छिपा हुआ है ना, तभी ये प्रश्न उठाया गया विशेषणम इति किम। अब जो उसका उत्तर दिया तक्षकः सर्पः उदाहरण दे करके, तो यहाँ पर फिर वही प्रश्न आ रहा है कि आपने जब सर्पः बोला तो सर्पः शब्द के साथ में जब तक्षक लगाया तो तक्षक शब्द भी तो विशेष ही है। तक्षक शब्द भी यहाँ पर, ये माइक बंद कर लेना। तुषार सिंह कौन है ये? माइक बंद करो। तो यहाँ तक्षक शब्द ये स्वयं भी तो विशेषण बन रहा है ना। तक्षकः सर्पः जब कहा गया, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने यही तो कहा था कि विशेषण का तो संबंध अपने आप जुड़ ही जाएगा, आपको विशेषण कहने की आवश्यकता क्या है। और यहाँ तक्षक शब्द विशेषण है ही, ननु तक्षक शब्दों भी विशेषण भवत्येव। ठीक है ना, ये उसी का प्रश्न है जिसने कहा था कि विशेषण मिति किम। उसने कहा कि तक्षक यहाँ विशेषण आप बोल ही रहे हो, जैसे पीछे उदाहरण आए ऐसे यहाँ पर भी बन गया ये, तो ये आपका प्रत्याहरण कैसे बन जाएगा? यहाँ भी तक्षक विशेषण ही तो बन रहा है। तो एवं मन्यते कि विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वादेव पूर्वपदस्य विशेषणत्वे लब्धे, पूर्वपद विशेषण के रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसके प्राप्त होने पर पुनर्विशेषण ग्रहणम, फिर भी जो विशेषण शब्द का ग्रहण किया है सूत्र में, तो उत्तर पदस्य विशेषणत्व प्रतिपत्त्यर्थम, उत्तर पद के विशेषणत्व के ज्ञान के लिए। अब यहाँ तक्षकः सर्पः कहेंगे किसको? पहले तो ये समझो, तक्षक सर्प क्या है? ये
सर्प की एक प्रजाति, ठीक है ना। तक्षक शब्द यहाँ पर सर्प की ही एक प्रजाति है और उसके लिए कहा जा रहा है तक्षकः सर्पः। तो यहाँ जो कह रहे हैं ये कि विशेष्य शब्द से संबंधी शब्दत्वादेव पूर्व पदस्य विशेषणत्वे लब्धे, वो तो विशेषण प्राप्त हो ही जाएगा संबंधी शब्द होने से। और फिर भी सूत्र में जो विशेषण का ग्रहण किया है तो उत्तर पदस्य विशेषणत्व प्रतिपत्त्यर्थम। अब यहाँ तक्षक सर्प की प्रजाति है ये, और एक तक्षक ऐसा होता है जो यौगिक शब्द है, जैसे लकड़ी के काम करने वाले को भी तक्षक बोलते हैं। तो तक्षक यदि अकेला आएगा तो वो तो अनेक प्रकार से अर्थ में उसको ले सकते हैं, लेकिन जब सर्प साथ में कहा गया तो सर्प उसका विशेषण बन रहा है। अब यहाँ सर्प बन रहा है विशेषण कि कौन तक्षक, कि सर्प तक्षक। तो ये जो है ना पुनर्विशेषण ग्रहणम उत्तर पदस्य विशेषणत्व प्रतिपत्त्यर्थम, उत्तर पद के विशेषणत्व का ग्रहण न हो जाए उसके लिए यहाँ पर विशेषण शब्द ग्रहण किया है, क्योंकि यहाँ जो सर्प शब्द है ये विशेषण के रूप में आ रहा है। और आगे कहा कि विशेष्येण विशेषणम समस्यते, विशेष्य के साथ में विशेषण का समास हो रहा है। तच्चेद विशेष्यम विशेषणम इति, यदि वह विशेष्य विशेषण बन रहा हो, वैसे हम सर्प शब्द बोलेंगे अकेले तो उसके साथ में कोई शब्द लगाएंगे तो वहां वह विशेषण बनेगा। और यहाँ सर्प शब्द ही स्वयं विशेषण बन रहा है तक्षक शब्द का। तो न च अत्र उत्तर पदम विशेषणम तक्षकस्य सर्पत्व अव्यभिचारात्। अब तक्षक शब्द तो सर्प के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी आता है, उसका तो व्यभिचार दिखाई देगा ही यहाँ पर, ठीक है ना। उसका तो व्यभिचार दिखाई देगा ना, क्योंकि तक्षक अन्य अर्थों में भी आ रहा है। तो यहाँ उसका व्यभिचार अव्यभिचार होने से, यानी कि तक्षक यदि हम सर्प के ही साथ में जोड़ते हैं तो वहां तो तक्षक शब्द सर्प के अतिरिक्त तो है ही नहीं कुछ और, फिर अगर हम सर्प के अर्थ में ही ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तक्षकस्य सर्पत्व अव्यभिचारात्, सर्प के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी तक्षक शब्द का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि तक्षक तो फिर सर्प ही है, अगर सर्प अर्थ में ही ले रहे हैं तो वो तो सर्प ही है वहां पर। तो नात्र तक्षको विशेष्य तस्य नहीं, न च अत्र उत्तर पदम विशेषणम तक्षकस्य सर्पत्व अव्यभिचारादिति। तो इस तरह से यहाँ विशेषण शब्द कार्य में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तक्षकः सर्पः, तक्षक एक सर्प की ही प्रजाति हो गई, तो वहां विशेषण के रूप में न लेकर के, क्योंकि जब ये कहा गया ना कि विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है, और यहाँ जो तक्षक शब्द है ये कोई विशेषण के रूप में नहीं है, ये सर्प की ही एक प्रजाति है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे सर्प शब्द बोल दिया है। तो यहाँ आपस में समास नहीं होगा, क्योंकि ये विशेषण विशेष्य नहीं है, ये तात्पर्य है। ऐसे ही आचार्य जी विशेषण यति किम में तक्षक भी विशेष्य नहीं है ऐसा? किसमें? अगले पदकृत में जो इसका अच्छा अगला वाला, हाँ अगले वाले में तो लोहित शब्द लगा दिया ना। अब तो लोहित शब्द लगा दिया है यहाँ पर कि वो तक्षक की जो तक्षक प्रजाति है सर्प की, वो लोहित रंग की है यहाँ पर, ठीक है ना। वो लोहित रंग की है, लोहित उसका रंग होता है, वो उसी की विशेषता है यहाँ पर। तो यहाँ तक्षक शब्द और लोहित शब्द इनका भी परस्पर व्यभिचार नहीं है, अर्थात वो तो तक्षक लोहित होता ही है, जिसे लोहितस तक्षकः, यहाँ कोई विशेष्य नहीं बताया जा रहा है तक्षक को। तक्षक की विशेषता बताने के लिए हम जिस विशेषण का प्रयोग करेंगे वह विशेषण तब सार्थक होगा जबकि उसका व्यभिचार भी दिखाई दे रहा हो। एक तक्षक अन्य किसी रंग का भी होता है, लेकिन यहाँ तो लोहित ही होता है वो, तो इस तरह से ये विशेष्य नहीं है, विशेष्य के साथ समास करना है हमें। और ये तक्षक विशेष्य नहीं बन रहा है, अर्थात लोहित तो उसकी विशेषता को नहीं बता रहा है। अगर लोहित विशेषता को बताएगा तो इसका अर्थ है कि और भी किसी कलर का होता है, तब बनेगा ना ये भेदक, विशेषण भेदक होता है।
लेकिन यहाँ तो वही है, लोहित ही होता है वो। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि मांसाहारी से, तो मांसाहारी ही तो होता है वो। ऐसे यहाँ कहा लोहित तक्षक, तो तक्षक लोहित ही तो होता है वो। तो मांसाहारी शेर मांसाहारी विशेषण की भूमिका नहीं निभा रहा है अभी ये। क्यों? क्योंकि विशेषण भेदक होता है, तो भेदक का अर्थ है कि और भी प्रकार का है, वहां से हमने भेद कर लिया, इसलिए विशेष्य नहीं है अब ये। क्योंकि ये विशेषण नहीं है तो तक्षक विशेष्य नहीं है। यहाँ पे तक्षकः सर्पः में तक्षक भेदक नहीं है और लोहितस् तक्षकः में तक्षकः भेद्य नहीं है। विशेष्य नहीं, हाँ भेद्य नहीं है, ऐसे कह लो, बात एक ही है, उस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कहाँ तक हो गुरुजी, गया। एक प्रश्न है। हम्म तृतीया बोलो। तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, सूत्र उसमें संख्या बोलो पहले, गुणवचनेन सूत्र संख्या बोलो। 31। 31 संख्या दे, प्रथम पाद वाला है। बहुत पीछे का प्रश्न आ रहा है, चलो। हाँ नहीं, 31 पर तो ये आ रहा है, पूर्व सदृश समूनार्थ। कौन सा सूत्र बोला इसमें? तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचन। क्या है संख्या उसकी? 30। 30 है। जी। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। क्या हुआ? प्रश्न खो गया? यहाँ की आवाज नहीं आ रही क्या? चलो, आउट हो गई। चलो फिर बाद में देख लेंगे। तो आज का सूत्र है द्वितीय पाद, ये द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद, 11वां सूत्र कि पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन। तो पूर्ण गुण, पहले फाइल को निकाल लें। गुरुजी, इंटरनेट में समस्या थी। चलो बाद में करेंगे, अभी थोड़ा तेरा प्रश्न जो है उलझ रहा है, पहले ये सूत्र कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो पूर्ण गुण सुहितार्थ यानी पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्यय तव्य समानाधिकरण इत्येते ही सह षष्ठी न समस्यते। ठीक है, इनके साथ में, क्योंकि षष्ठी का जो निषेध प्रारंभ हुआ था न निर्धारणे से, तो वहां से निषेध चल रहा है कि इनके साथ में षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। अब इसमें जो अर्थ शब्द आ रहा है पूर्ण गुण सुहितार्थ में, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि अर्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अर्थ शब्द को हम प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे, तो प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे तो क्या अर्थ लेंगे उसका? अर्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो पूर्ण के साथ भी जोड़ेंगे, गुण के साथ भी जोड़ेंगे और सुहित के साथ भी जोड़ेंगे। अब पूर्ण के साथ जोड़ेंगे तो पूर्ण अर्थ में, ठीक है ना, जो प्रत्यय आते हैं उन प्रत्यांत शब्दों का ग्रहण होगा। तो इसलिए स्वरूप विधि जो मुख्य नियम है व्याकरण का कि स्वम रूपम शब्दस्य, वो यहाँ पर नहीं लगेगी। तो पूर्ण के अर्थ में तस्य पूर्ण डट्स, यहाँ से जो प्रत्यय प्रारंभ होते हैं, तो उसी का उदाहरण दिया है कि पूर्णार्थे छात्राणाम पंचमः,
अब षष्ठी तो हो गई यहाँ पर छात्राणाम में, तो षष्ठी सूत्र से समास होना चाहिए। किससे हुई षष्ठी यहाँ पर छात्राणाम पंचमः में? छात्राणाम में षष्ठी किससे हुई? निर्धारण निर्धारण में। निर्धारण में। और निर्धारण की जो षष्ठी है ना, यतश्च निर्धारण, ये भी शैषिकी षष्ठी कहलाती है, शेष अर्थ में ही होती है वो, ठीक है ना। पीछे जो निषेध किया था ना कि प्रतिपद विधाना, प्रतिपद विधान के अंतर्गत ले लेंगे हम, तो उससे निषेध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तो निषेध किया था कि प्रतिपद विधानाच षष्ठी न समस्यते, और हम ये कहें कि वहां तो इसका नाम लेकर के कहा जा रहा है निर्धारण, तो प्रतिपद में उसकी गणना नहीं की जाएगी, वो शैषिक षष्ठी ही कहलाती है। इसलिए षष्ठी सूत्र से यहाँ पर समास की प्राप्ति हो रही थी, उसका निषेध कर दिया गया। अच्छा, छात्राणाम कैसे पहचानेंगे शैक्षिक है या प्रतिपद विधान है? है, कैसे पहचानेंगे आप? ये सब व्याख्या कारण निर्णय कर दिए, परिश्रम करो और ढूंढो। सबके निर्णय हो चुके हैं कि कौन सी शेष की षष्ठियां हैं और कौन सी प्रतिपद विधान वाली हैं, ठीक है ना। जब सागर में घुसे हो तो फिर नीचे तक गहराई में जाओ और मोतियों को उठाना वहां से, फिर वहीं मिलेंगे, क्योंकि विषय धीरे धीरे सामने आ ही रहे हैं सब, और व्याख्याकारों ने सहायता की हुई है। क्योंकि यदि हम बहुत अधिक तक जाएंगे तो फिर एक दिन में एक ही सूत्र हो पाएगा, बहुत अधिक एक एक बारीकी से बात करेंगे ना, बाल की खाल निकालते हुए, तो बहुत समय लग जाएगा फिर इसमें। अभी तो हम इतना देखेंगे कि जितना विषय प्रथमावृत्ति में आ चुका है, उसके अतिरिक्त तो और कौन सी नई बात कही जा रही है, उस पर ध्यान अधिक देना है। बाकी तो ये सब विषय आ ही चुका था, अभी हमने कोई ऐसा तो वाक्य नहीं बोला इसमें जो कि लग रहा हो कि द्वितीय वृत्ति का है ये सब वहीं के विषय हैं प्रथमावृत्ति के। तो छात्राणाम पंचम है, छात्राणाम दशम है, ये हो गया। फिर भी देखो हम दोहरा तो रहे हैं, सारी चीजें दोहराई जा रही हैं प्रथमावृत्ति वाली भी क्रम से। गुण का दिया है बलाकाया शौक्ल्यम, ठीक है ना, गुण स्वरूप से न लेकर के यहाँ भी गुण का, गुण जो अर्थ लिया जाएगा गुणार्थ, तो शुक्ल इत्यादि जो शब्द हैं ये गुण के अर्थ में आते हैं। तो बलाकाया शौक्ल्यम, यहाँ भी समास नहीं होगा। काकस्य कार्षण्यम, सुहित का तात्पर्य होता है तृप्ति, वो स्वयं व्याख्याकार ने ही कह दिया है। तो सुहितार्थ तृप्त्यर्थ, फलानाम सुहितः फलानाम तृप्तः, ऐसे ही सत अर्थात क्षत्रि और शानच। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वाणः, अव्यय का दिया ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हृत्वा, ये अव्यय के साथ हो गया। तव्य में ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, अब यहाँ पर सूत्र में तव्य कहा है, तव्यत नहीं कहा, तो तव्यत नहीं कहा है तो उसके विषय में कहा कि तव्यता सानुबंध के न समासो भवति एवं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। अब ये पता स्वर से लगेगा कि तव्य है अथवा तव्यत है, तो ब्राह्मण कर्तव्यम, अब ये तव्य माना जाएगा। यहाँ पर अगर हम तव्यत मानते हैं तो ये सूत्र इसने समास का निषेध नहीं किया है। और ब्राह्मण से कर्तव्य में तव्य है, ब्राह्मण कर्तव्य में तव्यत है। समानाधिकरण में शुकस्य माराविदस्य, जो माराविद है वही शुक है, उसी का नाम है। तो समानाधिकरण, दोनों शब्द एक ही अधिकरण को कहने वाले हैं, इसलिए भी समास नहीं हुआ। राज्य पाटलिपुत्र कस्य, पाणिने है सूत्रकारस्य। फिर कहा कि यहाँ समास कर भी लेंगे तो क्या होगा, तो समास कर लेंगे तो समास करने वाला सूत्र कौन सा होगा, षष्ठी सूत्र ही सिद्ध करेंगे। वो क्या कहता है कि षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। कौन सा है इसमें षष्ठ्यंत? कौन सा है? दोनों ही तो है, तो दोनों में किसी को भी ले सकते हैं ना। जैसे पाणिने है सूत्रकारस्य, तो सूत्रकार से षष्ठ्यंत ले लिया तो इसका पूर्व निपात, पाणिनेय को षष्ठ्यंत मान करके करेंगे तो इसका पूर्व निपात हो जाएगा कि नहीं। तो पूर्व निपातस्य अनियमः स्यात्, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि यहाँ पर यदि हम ये मानते हैं कि समानाधिकरण है ये,
तो समानाधिकरण में तो फिर विशेषणम विशेष्यण बहुलम, ये जो सूत्र पीछे आ चुका था, तो इससे तो समास हो ही जाएगा ना। इससे समास कर सकते हैं कि नहीं? षष्ठी सूत्र के द्वारा प्राप्त समास का ही तो निषेध हो रहा है ना ये। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर, ये जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये अपवाद किसका बनेगा? षष्ठी का। क्योंकि अपवाद के विषय में जब निर्णय होता है तो वहां पर निर्णय ये होता है कि अपवादक सूत्र जो निकट में प्राप्त विधि है, अनंतर विधि बोलते हैं जिसको, उसका निषेध करता है। और विशेषणम विशेषण ये पीछे आ चुका है, इसका निषेध नहीं करेगा ये। तो अनंतरायाम तो प्राप्त प्रतिषिद्धायाम, जो अनंतर समास प्राप्त है षष्ठी सूत्र से, उसके प्रतिषिद्ध हो जाने पर विशेषणम विशेषण इति भवत्येव समासः। तो वहां हम कह सकते हैं पाणिनि सूत्रकार या सूत्रकार पाणिनि ही। वहां भी विशेषण कौन बनेगा? पाणिनि बनेंगे या सूत्रकार बनेंगे? कौन बनेगा विशेषण? सूत्रकार बनेगा है। पाणिनि है विशेषण सूत्रकार के। पाणिनि कैसे हैं? सूत्रकार, ये है विशेषण। तो सूत्रकार पाणिनि है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये अगर समास करेंगे हम षष्ठी सूत्र से और ये निषेध न करें, तब तो फिर पूर्व निपात का कोई नियम रहेगा नहीं। ठीक है ना, षष्ठ्यंत का समास होता है, दोनों ही षष्ठ्यंत हैं। दूसरे को हम समर्थ पद ले लेंगे केवल, बस एक को षष्ठ्यंत मान करके। तो विशेषण विशेषण से करेंगे तो कहा पूर्व निपात तदा नियोग तो विशेषण से, वहां तो विशेषण का ही पूर्व निपात होना है। और षष्ठी समास में विशेषण का कोई नियम नहीं, वहां तो किसी का भी पूर्व निपात हो जाएगा। क्योंकि वहां तो जो हमारा देखने का जो दृष्टिकोण होगा वो षष्ठ्यंत को देखेंगे, हम षष्ठ्यंत हैं दोनों। यहाँ विशेषण का ही होगा। तो सूत्रकार पाणिनि में ऐसे होगा। आगे तेन च पूजायाम, यहाँ पूजा शब्द का ग्रहण किया है। और जिस सूत्र से पूजा अर्थ में ता प्रत्यय होता है वो सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च। तो मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च में तीन अर्थ हैं, मत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ और पूजार्थ। तो जब ये सूत्र पूजा अर्थ में विधान किए हुए एकता प्रत्यय को ले रहा है तो मत्यर्थ और बुद्ध्यर्थ तक तो नहीं हो पाएगा ना, उसको नहीं ले सकते। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये केवल एक संकेत मात्र कर रहा है। मति बुद्धि पूजार्थे भ्यशति भक्षति तस्य इदं ग्रहणम, पूरे ही सूत्र का ग्रहण किया जा रहा है यहाँ पर। और पूजा ग्रहणम, पूजा ग्रहणम उपलक्षणार्थम, ये उपलक्षण है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? उपलक्षण क्या होता है? उपलक्षण कहलाता है एक प्रकार से तटस्थ लक्षण। जैसे उदाहरण के लिए किसी का घर पूछा कि इसका देवता का घर कौन सा है, तो कहा कि जिस पर ये कौवा बैठा हुआ है, जिस पर कौवा बैठा हुआ है। तो उस अवस्था में वो कौवा एक गृह का ही तो संकेत दे रहा है, पूरा गृह के किसी एक भाग को तो बता नहीं रहा है, पूरे गृह का संकेत दे रहा है। हमने कहा कि पूजा शब्द जहां ग्रहण किया गया है, या यूं कह लो कि जैसे कौवे वाला घर, तो यहाँ क्या कहेंगे? पूजा वाला सूत्र। तो पूजा का ग्रहण कहाँ किया है? मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च। अब पूरे ही सूत्र आ गया यहाँ पर, जैसे पूरा घर हमने ले लिया वहां देवता का कौवे से, तो एक शब्द वहां का कोई ले लिया और वह शब्द जहां पर आया हुआ है वो पूरे सूत्र का किया हुआ कार्य सारा आ जाएगा। तो तीन अर्थों को ले लेंगे यहाँ पर। तो यह पूजायाम विहितः तेन षष्ठी न समस्यते। अब अर्थों भले ही पूजायाम विहितः कहा जा रहा है, लेकिन आएंगे तीनों मत्यर्थक और बुद्ध्यर्थक जो प्रत्यय है वो भी आ जाएगा।
तो राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः, तीन उदाहरण आ गए। पूजायामिति किम, अब छात्र से हसितम, यहाँ तो ना ये मत्यर्थक है, ना बुद्ध्यर्थक है, ना पूजार्थक है, केवल छात्र का हंसना इतना ही मात्र बताया जा रहा है। यहाँ समास हो जाएगा अधिकरणवाची नाच्य। अब अधिकरण अर्थ में कृता प्रत्यय का वो भी प्रसिद्ध सूत्र है, क्तोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। ठीक है ना। यहाँ ये जो तीसरे अध्याय में जो सूत्र आता है जहां पर, तो वहां अंतिम प्रत्यय ही तो है। अगर ये वैसे देखें धातु के अधिकार में, आगे तो फिर लस्य का अधिकार चलता है ना, इसी के आगे तो है लस्य। तो ये अधिकरण अर्थ में क्ता प्रत्यय करता है, उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो क्तोधिकरणे च ध्रुव गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः इति वक्षति, तस्येदं ग्रहणम् अधिकरण वाचिना क्तेन षष्ठी न समस्यते। जैसे आसितम शब्द बनाया आस धातु से, अधिकरण अर्थ में बैठने का स्थान, येषाम षष्ठ्यंत आ गया, येषाम आसितम, इदम येषाम आसितम। अब येषाम का और आसितम का समास नहीं होगा। अगर करें समास तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? इदम किस, येषाम किसका रूप है? मैंने इदम बोल दिया, येषाम किसका रूप है? इदम का। तो इदम आसितम यही तो बनेगा, ऐसे प्रयोग में नहीं आता। इदम येषाम यातम, इदम येषाम भुक्तम, पृथक पृथक ही बोले जाएंगे। आगे कर्मणि च, अब कर्मणि च कहा गया है तो पीछे से क्या लेंगे हम? क्ता प्रत्यय का ही तो प्रसंग चल रहा था, तो उसको न लेकर के यहाँ पर उसको तो कहा गया तेन इति निवृत्तम। यहाँ क्ता प्रत्यय का संबंध नहीं है। अब तो कर्मणि च में अब कर्मणि किसको कहाँ बोलेंगे हम? आधार कौन क्या बन यह किसका बनेगा? ये षष्ठी का। तो कर्म ग्रहणम षष्ठी विशेषणम। ठीक है ना। तो कर्मणि च या षष्ठी सा न समस्यते। अब बात आई कि कर्म में षष्ठी कौन सूत्र करता है, तो हमारा ध्यान सामान्यतः कहाँ जाएगा? कर्तृकर्मणो कृति, क्योंकि प्रमुख सूत्र का ही ध्यान अधिक आता है। लेकिन वहां पर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी कही गई है उस सूत्र के द्वारा, और एक सूत्र ऐसा है जहां पर कर्म में ही षष्ठी करता है वो, तो उसी का यहाँ पर ग्रहण किया जाना है कि उभय प्राप्त कर्मणि इत्यस्याः षष्ठ्या इदम ग्रहणम। उसी का ही यहाँ पर ग्रहण है, स्पष्टता के लिए बता दिया गया। और उभय प्राप्त कर्मणि कब लगता है? जबकि कर्ता और कर्म दोनों ही किसी एक वाक्य में आ जाएं, कृदंत के साथ में। कृदंत का कर्ता भी वहां उपस्थित है और कृदंत का कर्म भी वहां उपस्थित है। उस अवस्था में जब दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है, तब वो निर्णय करता है कि उभय प्राप्त कर्मणि वहां कर्म में ही होनी है। ठीक है ना। तो अब जो वाक्य आएगा उसमें दोनों मिलेंगे, कर्ता भी और कर्म भी। जैसे दोहन क्रिया की गई, अब दोहन क्रिया का कर्म कौन हुआ? गो। कर्ता कौन हुआ? अगोपालक। ये कर्ता हो गया। अब दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है, वह प्राप्त कर्मणि ने गो में षष्ठी कर दी, गवाम दोह। तो अगोपालक में कौन सी होगी? अब वो अब अनभिहित हो गया, उसमें तृतीया हो जाएगी। अब यहाँ जो समास की प्राप्ति हो रही है वो गवाम दोह, गो दोह ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो इस सूत्र ने कहा कि कर्म में जो षष्ठी विधान की गई है वह प्राप्त कर्मणि से, उस षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास नहीं होता। तो गवाम दोह ऐसा ही बोला जाएगा। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपालकेन रोचते ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन। तो कौन है यहाँ पर कर्म जिसमें षष्ठी हुई है? ओदनस्य। तो ओदनस्य भोजनम का समास नहीं होगा। अच्छा, ये प्रतिपन्न विधान षष्ठी है ना, उभय प्राप्त कर्म है? वह षष्ठी प्रतिपन्न विधान ही है। प्रतिपद विधान की षष्ठी कहलाएगी
कर्तृकर्मणोः कृति, ठीक है ना। वो कर्ता में भी कर रहा है और कर्म में भी कर रहा है, दोनों में कर रहा है। अब दोनों में जब प्राप्त हुई तो सूत्र आया सामने, उभय प्राप्त कर्मणि। तो यहाँ इस रूप में भी लेते हैं इसको कि दोनों की प्राप्ति को पहले रोका गया, दोनों की प्राप्ति को पहले, क्योंकि हो तो रही थी उस सूत्र से, और व्यवधान डाला गया, उसमें रोका गया। उसके पश्चात फिर दोनों की प्राप्ति को रोक करके वो शेष की श्रेणी में आ गए वो शेष की श्रेणी में आ गए, क्योंकि प्राप्ति तो हो नहीं रही है, बचे हुए रह गए ना वो, तो बचे हुए रह गए तो कहा कर्मणि च, तो इसको भी शेष में ले लिया। क्योंकि अगर हम ये मानेंगे कि अगर प्रतिपद विधान है तो स्वयं ही निषेध हो जाएगा, निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही तो प्रश्न हो रहा है ना अंदर ही अंदर। लेकिन कृतयोगाची षष्ठी है, कृत के योग में। हाँ, कृतयोगा षष्ठी यदि मानते हैं तो ठीक है, वहां तो कृदंत ये बन ही रहा है, दोह शब्द या भोजन शब्द, और अगले वाक्य में भी पान शब्द, ये कृदंत आ ही रहे हैं सारे। तो यदि हम इस रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, ये जो वार्तिक हैं इनको हटा हटा करके भी व्याख्याकार कुछ समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वार्तिक दे ही दिया है तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं वहां, कि प्रतिपद विधान का निषेध तो कर दिया है, लेकिन कृदंत के साथ में यदि कहीं पर करना है तो कर भी सकते हैं, तब फिर ये सूत्र निषेध करने लगेगा, कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। और शेष में दिखा करके हम प्राप्ति दिखाएंगे तब भी उससे दिखा सकते हैं, और प्रतिपद विधाना से दिखाएंगे तब भी उससे दिखा सकते हैं प्राप्ति। प्राप्ति दोनों प्रकार से हो रही है। तो ये हो गया साधु खलु पयसः पानम देवदत्तेन, सब में कर्ता में तृतीया हो चुकी है, यहाँ पयसः पानम में। ऐसे ही विचित्रा ही सूत्र से कृति ही, यहाँ दो प्रकार से यही वाक्य मिलता है, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिने है। अब यहाँ क्या तात्पर्य है, जब यहाँ पाणी निना आ रहा है वाक्य में, और मैंने बोला विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिने है, अब यहाँ पाणिनि को शेष में लेकर के षष्ठी करेंगे, यहाँ कर्ता के रूप में लेकर के। अब कर्ता के रूप में कैसे लेंगे, क्योंकि कृति में तो भाव में हमने किया है ना, तो भाव में तो पानम में भी हुआ है, पीछे भोजन में भी हुआ है, भाव में। भाव में होने मात्र से धातु के कर्ता का या कर्म का निषेध नहीं होता है। क्या बोला मैंने, धातु से कोई प्रत्यय हमने भाव में किया तो क्या धातु के जो कारक हैं अन्य, उनका निषेध थोड़ी हो रहा है, उन कारकों को वो शब्द नहीं बोल रहा है, यही तात्पर्य है, तभी तो अनभित बोलेंगे। भाव में शब्द बना, लेकिन भाव में होते हुए भी उस धातु का जो भी कारक होते हैं वो अपनी अपनी जगह सब विद्यमान है। बस बात इतनी सी है कि वो जो निष्पन्न शब्द है वो किसको कह रहा है। तो इस तरह से यहाँ भाव में होते भी पाणिनि को यदि हम कर्ता के रूप में लेते हैं तो तृतीया हो जाएगी, शेष के रूप में लेते हैं तो षष्ठी का भी प्रयोग मिलता है। और शेष तो कहीं भी बन सकता है, विवक्षा के अधीन जैसे कारकों की बात आती है, अब वक्ता को वो कारक अभीष्ट नहीं है तो कहा ठीक है आप षष्ठी कर लो, शेष तो बन ही जाएगा, वो सर्वत्र बन सकता है। तो ये वाक्य बहुत मिलता है, विचित्रा ही लगा करके, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिने है, एक प्रसिद्ध वाक्य है ये, कि सूत्रकार पाणिनि की जो कृति है ये अष्टाध्यायी, ये बहुत विचित्र है। तो सूत्र से कृति ही यहाँ समास नहीं हुआ है। आगे त्रिजकाभ्याम कर्तरी, अब ये जो दो सूत्र आ रहे हैं आगे, त्रिजकाभ्याम कर्तरी और कर्तरी च, इनकी व्याख्या प्रथमावृत्ति में जो पढ़ाई गई थी उसमें इसमें अंतर दिखाई देगा, बिल्कुल विपरीत। त्रिजकाभ्याम कर्तरी का प्रथमावृत्ति में क्या अर्थ है, अगर चाहो तो एक बार खोल के देखो उसको पहले, तो उससे भेद पता लग जाएगा। और दोनों व्याख्याओं में आपत्ति है नहीं कुछ भी, सूत्र की संरचना ऐसी है कि दोनों प्रकार की व्याख्याएं उसमें निकल आती हैं।
देखो क्या अर्थ है वहां पर, क्योंकि वहां वहां त्रिज का ये जो कर्तरी शब्द है, इस कर्तरी शब्द को किसका अधिकरण बनाया गया है? जैसे काशिकाकार ने व्याख्या की कर्तरी या षष्ठी, प्रारंभ में कह दिया उन्हें कर्तरी ग्रहणम षष्ठी विशेषण, और प्रथमावृत्ति में क्या कहा कि कर्ता में जो त्रिज और अक, वहां त्रिज और अक का विशेषण बनाया कर्तरी को, यहाँ षष्ठी का विशेषण है। लेकिन सूत्र की रचना से कोई आपत्ति तो नहीं है दोनों प्रकार की व्याख्याओं में? कुछ भी नहीं। सूत्र से कहाँ स्पष्ट हो रहा है कि कर्तरी किसका बनेगा विशेषण? भाई त्रिजकाभ्याम सूत्र में आ रहा है, हम इसको भी कह सकते हैं कि कर्ता में जो त्रिज और अक, और होते ही हैं, कर्ता में विधान किया ही जाता है। और दूसरा यह है कि जो षष्ठी पीछे से आ रही है तो वो भी कर्ता में हो जाती है, कर्तरी कर्मणों कृति से होती है नहीं, और त्रिज और अक को हम रखते हैं अलग। तो वैसा ही अर्थ यहाँ करना है हमें। अब जब इसका ऐसा अर्थ कर लेंगे तो इस सूत्र का जो अर्थ प्रथम वृत्ति में हुआ था वो अर्थ तो शेष रह गया, वो फिर हम अगले सूत्र में ले लेंगे कर्तरीचा में। ठीक है ना? दोनों में यही अंतर है, बस केवल अर्थ को बदलना है, दोनों सूत्रों के अर्थों को बदल देना है, बातें सारी आ जाएंगी उसमें। जो सूत्र ये कह रहा है जिस बात के लिए प्रथमावृत्ति में, काशिकाकार ने उस विषय को अगले सूत्र में ले लिया, और जो अगले सूत्र का विषय प्रथमावृत्ति में है उसको काशिकाकार ने प्रथम सूत्र में ले लिया है। बस इतना ही अंतर है। तो कर्तृग्रहणम षष्ठी विशेषणम कर्तरी या षष्ठी सा त्रिचा अकेन च सह न समस्यते। अब ये शाही का आशी का जो शब्द बन रहे हैं तो इनके साथ में, ठीक है ना, त्रिजंत और अकांत, तो ये अकांत का हो गया, शाही का, आशी का और अग्रगामी का। अब इन शब्दों के साथ में, क्योंकि ये जो क्रियावाचक शब्द हैं इनका कर्ता कौन है? भवत शब्द। तो भवत शब्द में अब जो षष्ठी हुई है कर्तरी कर्मणों कृति से, ये किस में हुई? कर्ता में। अब इसका समास नहीं हुआ, लेकिन सूत्र में तो त्रिच पहले आ रहा है। उदाहरण दे रहे हैं ये अक का, या कई तो हुए तीनों, शाही का, आशी का, अग्रगामी का, तो कहा त्रिच का उदाहरण तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिच कर्तरी एवं विधीयते विधीयते, त्रिच का विधान तो कर्ता में ही होता है और किसी कारक में होता ही नहीं। लेकिन अक का विधान, अक का विधान कारक, कर्ता कारक से भिन्न अर्थों में भी हो जाता है, उसी का तो उदाहरण बनेगा। तो त्रिच कर्तरी एवं विधीयते तत्प्रयोगे कर्तरी षष्ठी नास्ति, वहां षष्ठी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए उसका उदाहरण नहीं है। तो सूत्र में त्रिच का ग्रहण क्यों किया? तो कि तस्मात् त्रिच ग्रहणम उत्तरार्थम। अब ये बात, ये समस्या प्रथमावृत्ति वाले अर्थ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वहां कर्तरी को त्रिज और अक का ही सीधा विशेषण बना दिया है। ठीक है ना? पुराण हाँ, भेदता अपाम तो प्रश्न। जो उदाहरण आगे आएंगे ना अगले सूत्र में, वो उदाहरण वहां पहले सूत्र में है, बस पूरा परिवर्तन कर लो एक प्रकार से। आगे कहा कर्तरी इति किम, तो इक्षु भक्षिकाम में धारयसी। अब इक्षु भक्षिकाम में यहाँ कर्मणि, कर्म में षष्ठी हो रही है ये, ठीक है ना, कर्ता में षष्ठी नहीं है ये। इक्षु में जो षष्ठी हुई है ये कर्म में हुई है। तो इक्षुणाम भक्षिका, इक्षु भक्षिका, इक्षु भक्षिकाम में धारयसी। आगे कर्तरी च, अब कर्तरी च यऊ त्रिजकऊ, अब ये ऊपर वाला जो त्रिजकऊ लेकर के वो इसमें जोड़ दिया गया कि कर्ता में जो त्रिज और अक, ताभ्याम सह षष्ठी न समस्यते। सामर्थ्याद अकस्य विशेषणार्थम कर्तृग्रहणम। अब यहाँ एक बात कही कि यहाँ अक के विशेषण के लिए ही यहाँ पर कर्ता का ग्रहण किया गया है, क्योंकि त्रिच तो कर्ता नहीं होता है, उसका व्यभिचार मिलता ही नहीं।
और व्यभिचार नहीं मिलता है तो विशेषण क्यों बनाया जाएगा? तो सामर्थ्याद अकस्य विशेषणार्थम कर्तृगणम इतरत्र व्यभिचारा भावात्। तो अपाम सृष्टा, पुराम भेत्ता, वज्रस्य भर्ता, ये 3 उदाहरण यहाँ पर दिए इन्होंने, और तीनों में षष्ठ्यंत का त्रिजंत के साथ में समास नहीं हुआ। आगे, ननु च भर्तृ शब्दों ही अयम याजकादिषु पठ्यते। ये जो भर्तृ का भर्ता बनाया है इन्होंने, वज्र से भर्ता, तो ये तो याजकादि गण में पढ़ा हुआ है, और वहां पर याजकादि गण में पढ़ने के कारण से वो तो निषेध हो ही जाएगा, फिर यहाँ पर निषेध करने की क्या आवश्यकता है इसकी? तो कहा कि संबंधी शब्द से पति पर्याय से तत्र ग्रहणम, भर्तृपति को भी कहते हैं, ठीक है ना, उसका वहां पर ग्रहण है। और यहाँ एक सामान्य धातु का भरण करने वाला ये अर्थ है। अकह खलवपि उदन से भोजकः सक्तु नाम पायकः, ये मणुवल प्रत्यय का हो गया, जो कि कर्ता में विहित है। अच्छा जी, याजकादि गण को प्राप्त कराता है ना समास, याजकादि क्या? याजकादि समास करता है। याजकादिभिष्ट के ऊपर क्या है सूत्र? हाँ, तो याजकादि से क्यों क्यों विधान किया गया है? वही तो बात, समास, यहाँ समास का ही तो प्रकरण चल रहा है ना, यहाँ प्रकरण समास के निषेध का ही तो चल रहा है। तो वही तो बात यहाँ पर कही गई थी कि आप जो उदाहरण दे रहे हो भरता, वज्र से भरता, तो ये तो याजकादि गण में आ ही रहा है, और वो भी निषेध कर रहा है, इधर इससे भी आप निषेध कर रहे हो, तो डबल डबल हो गया कि नहीं? तब उत्तर दिया याजकादि निषेध नहीं करता है। षष्ठी उसके याजकादिभिश्च, तो कर रहा है ना वो, याजकादिभिश्च षष्ठी के आगे है ना, षष्ठी जी, याजकादि। एक मिनट, हाँ देखो, षष्ठी सूत्र से वहां पर षष्ठ्यंत का समास करने का सूत्र आया, ठीक है ना, और फिर याजकादिभिष्ट से षष्ठी समास किया गया था। हाँ, तो वही प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ प्रश्न इस तरह से है कि वज्र से भर्ता में आपने यहाँ पर समास का निषेध किया कि समास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर याजकादिभिष्ट जो सूत्र है वो कहता है याजकादियों का समास हो जाता है, तो आप निषेध कैसे कर रहे हो? तो उसका उत्तर दिया इन्होंने कि याजकादि गण में जो भर्तृ शब्द पढ़ा हुआ है वो पति का पर्यायवाची है, तो उसका तो ठीक है, वो वहां पर विधान करेगा, लेकिन इसका विधान नहीं कर पाएगा। ये भरण पोषणार्थक धातु उसी रूप में ली गई है यौगिक अर्थ में, वो एक योग रूढ़ी बन जाएगा जो प्रत्यर्थक शब्द है। आगे, नित्यम क्रीडा जीविकयोः, अब ये एक सामान्य सूत्र है, तो यहाँ कह रहे हैं कि न इति निवृत्तम, क्योंकि नित्य शब्द आ गया ना, पीछे से जो निषेध चल रहा था वो समाप्त हो गया, यहाँ तो समास कर रहे हैं अब। तो न इति निवृत्तम न त्रिज अकौ, त्रिज अक भी आ रहे हैं दोनों, और नित्यम समासो विधीयते। तो क्रीडायाम जीविकायाम च नित्यम षष्ठी समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। त्रिज का दिया नहीं, त्रिज क्रीडा जीविकयोर नास्ति, क्रीडा और जीविका अर्थ में त्रिज का विधान तो मिलता नहीं है, केवल अणुबल प्रत्यय का अक का विधान मिलता है, तो उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। अक एव उदाह्रियते उद्दालक पुष्प भंजिका वारण पुष्प प्रचायिका। तो किस सूत्र से यहाँ पर अणुबल प्रत्यय करते हैं? संज्ञायाम सूत्र है ना, एक संज्ञायाम, पीछे से उसके आ रहा है रोगाख्यायाम अणुबल बहुलम, वहां से अणुबल की अनुवृत्ति लेते हुए, और संज्ञायाम सूत्र से यहाँ पर संज्ञा है ये,
खेलों के नाम हैं ये, तो वहां अणुवल प्रत्यय किया गया है। और उद्दालक, पुष्प आदि ये सब बन जाते हैं कर्म उसके। तो कर्म में यहाँ जो षष्ठी है उसी का विधान किया जा रहा है समास का, उद्दालक पुष्प भंजिका। जीविका में दंत लेखक, नख लेखक। यहाँ तो सीधा अणुवल त्रिजव से ही अणुवल करेंगे, ठीक है ना। और ये जीविका अर्थ में हो जाता है, दंत का कार्य करके अपनी आजीविका चलाने वाला, ऐसे ही नख पर लेखन क्रिया करके अपनी जीविका चलाने वाला। क्रीड़ा जीविका और के वहां सीधा उदन से भोज का एक सामान्य वाक्य है, चावल का खाने वाले, यहाँ समास नहीं होगा। आगे कुगति प्रादय, ये काफी मुख्य सूत्र है और बहुत ही व्यापक सूत्र है ये। तो इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, कु, गति और प्रादि। प्रादियों का पाठ अलग से मिलता ही है प्रादय सूत्र में, जो कि 22 संख्या में उपलब्ध होते हैं। और फिर गति संज्ञा जब की जाती है तो वहां पर भी उस प्रकरण में कुछ प्रादि लिए गए हैं। गति वाले प्रकरण में वहां भी कुछ प्रादि आते हैं, और प्रादियों के अतिरिक्त भी कुछ शब्द हैं जिनका गति नाम रखा गया है, इसलिए गति ग्रहण एक अलग से है ये सूत्र में। और कु शब्द ना तो गति है और ना प्रादि है, ठीक है ना। निंदा अर्थ में और ये अव्यय के रूप में भी आता है, और वैसे ये नामवाचक भी है। जैसे शब्द सुना होगा कुमुद, होता है ना नाम किसी किसी का, कुमुद या कौमुदी, तो कुमुद से ही कौमुदी बनता है, तो कुमुद में कु शब्द आ गया। क्या अर्थ है इसका? ये अव्यय है क्या? जल। क्या अर्थ है? जल, पानी। पानी जल अर्थ में भी आता है, और कुछ लोग इसका अर्थ, ये जो प्रकाश होता है रात्रि में चंद्रमा का, उसको बोलते हैं ना कौ मोदते इति कुमुदनी। तो कौ मोदते में यदि हम चंद्रमा का प्रकाश ले लें तो वो भी घट जाएगा, या फिर जल में जल अर्थ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कु शब्दो अव्ययम परिगृह्यते, यहाँ अव्यय का ग्रहण है, ठीक है ना। और साथ में ये भी कह दिया कि ऊपर जो नित्यम क्रीड़ा जीविका में नित्यम शब्द था, तो उसको भी साथ में यहाँ लेना है। और ये 3 सूत्र जो है ना, ये नित्य समास करने वाले हैं। एक तो ये नित्यम क्रीड़ा जीविका हो गया, कुगति प्रादय और उपपद मति, ठीक है ना। तो कु शब्दो अयम अव्ययम परिगृह्यते, तो कहा कि अव्यय आपने कैसे ले लिया है कि देखो साहचर्य से भी यही निकल रहा है, ध्वनित हो रहा है कि गत्यादि भी साहचर्यात्, तो गत्यादि के साहचर्य से भी यहाँ पर इसी का ग्रहण हो जाएगा। गति भी अव्यय है, प्रादि भी अव्यय है, तो उनके साथ में रहने वाले कु पर भी संगति का प्रभाव पड़ गया, वो भी अव्यय है। न द्रव्य वचन, तो कुगति प्रादय समर्थेन शब्दांतरेण सह नित्यम समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अव्यय के रूप में है तो इसका अर्थ क्या है? तो कहा कु पापार्थे, ये पापी अर्थ में है, तो कुपुरुष यानी कि पापी पुरुष। गति का उदाहरण दिया है, उरी आदि चुड़ा चष्ट से जो गति संज्ञा करते हैं उरी आदि शब्दों की, तो ररी कृतम यद उरी करोति। और प्रादियों का, अब प्रादियों के, क्योंकि प्रादि तो बहुत सारे अर्थों को लिए हुए होते हैं, तो यहाँ कुछ शब्दों के कुछ प्रादियों में से निकाल करके उनको, उनके अर्थों को यहाँ पर खोला गया है अलग अलग प्रकार से। और ये भी सब, ये भी जो अर्थ हैं ये प्रायिक हैं, इसको ऐसा नहीं मानना है कि इन्हीं अर्थों में इनका प्रयोग होता है। केवल प्रसंगवश कहाँ क्या अर्थ निकलेगा वो यहाँ केवल संकेत के रूप में विद्यमान है। जैसे दुर का समास करना है तो कहा दुर्निंदायाम, जब किसी शब्द के साथ में लगाते हैं तो निंदा अर्थ को बोलने लगता है। जैसे दुष्पुरुषः निंदित व्यक्ति के लिए कहा जाएगा, और सु और अति का जब प्रयोग करेंगे तो स्वति पूजायाम, ये एक सम्मान सत्कार के लिए आदर सूचक शब्द बन जाता है। सुपुरुषः, अति पुरुषः, आपिंगलः, इस प्रकार से।
अब जैसे पीछे कहा कुहू पापार्थे या दुर्निंदायाम आदि, तो इनके लिए कह रहे हैं कि ये जो हमने अर्थ दिखाए अभी, प्रायिकम च एतद उपाधि वचनम, इसको प्रायिक रूप में ही लेना है। ऐसा नहीं कि इसी अर्थ में ही समास करेगा ये, अन्यत्रापि ही समासो दृश्यते। जैसे कोषणम शब्द बोला, बताओ यहाँ कु का क्या अर्थ है कोषणम में? थोड़ा अल्प। अल्प। उष्ण तो है लेकिन अल्प है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब उष्ण हो गया है ना। उष्ण है लेकिन अल्प है। तो कोषणम, कवोष्णम, कदुष्णम। तो कवम चोषणे से कव आदेश भी होता है ना, तो कवोष्णम बन जाएगा। और कु के स्थान पर कद आदेश भी होता है, कुह कद तत्पुरुषेचि, कहा है ना। तो तीन बन जाते हैं ये तीनों स्थलों पर, ये बन जाएगा। ऐसे ही दुष्कृतम। अब दुष्कृतम में पीछे जो कहा था कि दुर्निंदायाम, लेकिन यहाँ निंदा, वैसे तो निंदा से मिला जुला ले सकते हैं इसको, क्योंकि दुष्कृत का अर्थ जो भी कार्य किया गया वो निंदा के रूप में है, निंदित कार्य है या पाप कर्म कर लिया, ऐसे अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा इसका। सुकृत और दुष्कृत बोलते हैं ना, सुकृत और दुष्कृत, ऐसे ही। अतिस्तुतम, आबद्धम। अब अतिस्तुतम पीछे का था, अति जो है ये पूजा अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ अतिस्तुत का ये पूजा अर्थ नहीं है, यहाँ एक अधिक अर्थ में आएगा। और आबद्धम इति, अब आबद्धम में आ का अर्थ यहाँ सर्वतः चारों ओर से अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है। आगे जो वार्ते गा रहे हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं, हम लोग प्राय करके बोलते रहते हैं इनको। और इसमें क्या है कि प्रादियों को लेते हुए और प्रादियों में जो क्रिया के अर्थ छिपे हुए हैं उन अर्थों को खोला गया है, और सभी में आदि शब्द लगा दिया है। अब आदि शब्द सब में लगा दिया है तो बचेगा क्या फिर उसमें? हर वार्तिक में सारे ही प्रादि आ जाएंगे। आदि तो कहीं भी लगा दो ना, आदि में सब आ जाते हैं फिर। तो प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, विभक्तियां सबके साथ में लगा दी गई हैं। और जो अर्थ प्रकट किए जा रहे हैं वहां भी देखो सब में आदि 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 लगा हुआ है। जैसे गत अर्थ में ये नहीं कहा गतार्थे, क्या कहा? गताद्यर्थे। तो गत अर्थ के अतिरिक्त और भी तो हो सकते हैं फिर, तो पूरा खुला रखा है वार्तिकों को। तो गत अर्थ लेते हुए प्रा के साथ में, जैसे प्रगत आचार्य प्राचार्य। अब प्राचार्य का क्या अर्थ हो गया? जो पहले थे अब नहीं है। गत के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति है, तो ज्ञान गमन प्राप्ति। और लेकिन यहाँ पर तो गताद्यर्थ जब कहा गया है तो गत में तो गम धातु आ रही है, और गम के तीन अर्थ हैं, ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो प्राप्ति अर्थ भी ले सकते हैं। जो प्राप्त है आचार्य वर्तमान में वो प्राचार्य है। प्रांतेवासी, अब यहाँ पर गत अर्थ वैसे हो जाएगा कि पहले थे अब नहीं है, ठीक है ना। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, तो यहाँ अलग अलग व्यक्तियों के साथ में समास दिखाया जा रहा है। तो अतिक्रांत खट्वाम, अतिखट्व, अतिमाल, ठीक है। यहाँ ह्रस्व कैसे हो गया? अतिक्रांत खट्वाम, तो कैसे करेंगे? गोस्त्रीय और उपसर्ग। हाँ। ऐसे ही अवादय पृष्ठाद्यर्थे तृतीया, तो अवकृष्ट कोकिलया, अवकोकिल। पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, तो परिग्लान अध्ययनाय, अध्ययन से ग्लानि कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पर्यध्ययन। अलम कुमार्यै, कुमारी के लिए पर्याप्त, अलम कुमारी ही। ये एक अलग शब्द है, क्योंकि परि आदि में तो नहीं आएगा अलम शब्द। ये चतुर्थी है या अलम कुमारी? हाँ, अलम कुमारी।
आचार्य पीडीएफ हैं? पीडीएफ अच्छा, अब यहाँ जो इन्होंने अलम शब्द लिया है ना, और वार्तिक क्या दे रहे हैं, ये वार्तिक दे रहे हैं परियादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया। तो ग्लानादि में तो ठीक है, वहां तो कोई भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन परियादि में हम परियादि बोलेंगे तो क्या लेंगे? अगर हम सामान्य रूप से देखें तो प्रादियों में जहां परियादि शब्द आ रहे हैं उन्हीं को तो लेंगे हम। तो अलम शब्द कैसे लेंगे? तो इस तरह से यहाँ पर क्या माना गया है कि परियादि को आकृतिगण मान लिया। अब व्याख्याकार है ना, उनको तो पूरा अधिकार है, कुछ भी कह लो। समाधान करना तो होता ही है ना। तो वार्तिक के अंदर विद्यमान जो गण है वो भी आकृति गण हो गया, तो अलम शब्द भी जोड़ दिया उसमें। जबकि परियादि में प्रादियों में अलम शब्द कहाँ आता है? प्रादियों में तो वही 22 ही तो आएंगे, उनके बाहर हम जा नहीं सकते। तो आकृति गण मान करके कर रहे हैं। आगे निरादय क्रांताद्य थे पंचम्या तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी निर्वारण से, यहाँ भी रस हो जाएगा। आगे एक वार्तिक दिया है, ये इवेन सह समासो व्यक्ति लोप पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम च वक्तव्यम। कुछ और बात जोड़ी गई, इसलिए वार्तिक की आवश्यकता भी पड़ गई कि इव शब्द के साथ में समास कहना चाहिए, और साथ में जो व्यक्ति लाएंगे हम वो भी विद्यमान रहेगी, सुप धातु प्रातिपदिकों से नहीं हटाया जाएगा। और साथ में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में तो स्वर का अंतोदात्त ही रहता है, लेकिन यहाँ कहा गया पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम से, पूर्व पद का स्वर भी रखना है। तो वासस शब्द का जब रूप चलाया तो ये द्विवचन का रूप है, द्विवचन भी विद्यमान दिख रहा है हमें, वाससी इव। अब समास करके हुआ क्या है, वही ऐ के पद्यम ऐ के स्वरियम, कोई अंतर तो आएगा नहीं, रेखा एक हो जाएगी। यद्यपि इन्होंने अलग अलग दिखा दिया है यहाँ, लेकिन जो पीडीएफ फाइल है उसमें मिला हुआ है वाससी इव। उसमें एक उदाहरण और दिया है इन्होंने, वस्त्रे एव, जो यहाँ नहीं है इसमें काशिका में इधर। आगे कहा प्रादि प्रसंगे कर्म प्रवचनीया नाम प्रतिषेधो वक्तव्य। पीछे मैंने कहा था ना कि प्रादि शब्द आगे जब गति का प्रकरण आता है, फिर आगे उसके आगे कर्म प्रवचनीय आता है। तो कर्म प्रवचन संज्ञा करते समय भी कुछ प्रादियों में से ही शब्द लिए गए हैं, ठीक है ना। और वहां उनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा जब की जाती है तो कर्म प्रवचनीय नाम होने से प्रादि में से हट जाए ये संभव नहीं है, प्रादि तो फिर भी कहलाएंगे वो। तो इस सूत्र से वहां भी तो समास की प्राप्ति होगी, उसका ये निषेध कर रहा है कि उसका समास ये सूत्र नहीं करेगा। अगर वही प्रादि कर्म प्रवचनीय नाम उनका हो गया है, जैसे वृक्षम प्रति विद्योतते, विद्युत तो प्रति का नाम हो गया यहाँ पर, कर्म प्रवचनीय, अब ये समास नहीं करेगा। ऐसे ही साधुर देवत्तो मातरम प्रति। आगे उपपद मतिंग, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी, उगति प्रादेय के ही समान। यहाँ भी नित्यम इति वर्तते, ये भी नित्य समास का ही है। और उपपदम अतिंगंतम समर्थेन शब्दांतरेण सह समस्यते नित्यम तत्पुरुषस्य समासो भवति। प्रश्न यहाँ पर उठेगा कि आपने अतिंगंत उपपद लिया तो तिंगंत प्राप्ति ही कब हो रहा था, ये बात आगे उठाएंगे अभी। उदाहरण देखते हैं, कुंभकारः नगरकारः, और फिर कहा कि अतिंग इति किम, अतिंगंत उपपद। और यहाँ देखो व्रजति जो क्रिया आ रही है, ए धान आहार को व्रजति, तो उपपद यहाँ पर दिखाएंगे तभी तो बने, ये तिंगंत यहाँ दिखाएंगे तभी तो बनेगा प्रत्यारण। तो तिंगंत पद क्या है, व्रजति, और ये उपपद भी है साथ में, किस सूत्र से, किस सूत्र से यहाँ पर अणुवल प्रत्यय हुआ उसको पकड़ो पहले। तो मन बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रिया तो क्रियायाम क्रियार्थायाम का क्या अर्थ करते हैं? क्रिया उपपद रहते, उपपद रहते हुए। तो क्रियार्थ क्रिया, जिस
किसी अन्य क्रिया के लिए कोई क्रिया, तो अन्य क्रिया वो कौन सी है? हाँ? हरण करना। कौन सी? आहरण करना, ये अन्य क्रिया हो गई। और इसके लिए दूसरी क्रिया गमन क्रिया, वृजन क्रिया, वो उपपद में है और वो है तिङंत के रूप में। तो यहां यदि ये कहा जाएगा कि उपपद का समास होता है समर्थ सुबंत के साथ में, समर्थ शब्दांतर के साथ में, तो वृजति का आहार आहारकः के साथ में समास होने लगेगा। अब यहां तुरंत ही प्रश्न उठ रहा है कि ननु च सुप सुपा इति वर्तते, इसकी तो अनुवृत्ति आप ला ही रहे हो, तो तत्र कुतस्तिङन्तेन सह समास प्रसंग, यहाँ वृजति के साथ में समास प्राप्ति ही कब हो रहा है? जो निषेध करने के लिए आपने अतिंग शब्द को जोड़ा है सूत्र में, तो व्यर्थ हो गया कि नहीं? मुझे अब सहस उपास से करते हैं। है क्या? सहस उपास से सहसुपा में क्या हो गया? योग विभाग करके हम सहस्व का योग। कर दो। अभी अभी उस विषय को लेकर के हमें चर्चा नहीं करनी है, वो तो एक अलग बात हो गई कि कैसे कैसे हम समास अन्यत्र भी कर सकते हैं। यहां तो केवल जो सूत्र संरचना है उसके आधार पर प्रश्न उठाया जा रहा है, क्योंकि पाणिनि थोड़ी मान रहे हैं योग विभाग, हमें पाणिनि के मंतव्य को लेकर के प्रश्न उठाना है ना। तो पाणिनि का जब ये प्रकरण चल रहा है कि सुप और सुपा हम आगे सर्वत्र ले जाएंगे और आप उसके क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते पाणिनि के मंतव्य के अनुसार, तो आप यहाँ पर ये तिङंत का समास दिखाने कैसे लगे? और उसको रोकने के लिए आपने अतिंग शब्द बोला, तो अतिंग यहाँ पर व्यर्थ हो गया। पाणिनि की जो अवधारणा है ना उसके आधार पर बोल रहे हैं, ये व्यर्थ हो जाए। तो कहा ठीक है, अब ज्ञापन निकालेंगे। तो एतत् ज्ञापयति, अब ज्ञापन क्या निकला कि एतयोर योगयोः, दो सूत्र लिए इन्होंने, दूसरा कौन सा है? अमयवावेन पिछला सूत्र कोगति प्रादेह और उपपद मते, क्योंकि सर्वनाम शब्द पूर्व का परामर्श होता है, उत्तर का नहीं। वो तो आगे आएगा अभी। तो एतयोर योगयोः सुप सुपा इति न संबध्यते, इनका संबंध यहाँ नहीं है दोनों सूत्रों में। अब नहीं है तो फिर किसी का भी किसी के साथ में समास हो सकता है इति, ठीक है ना। तो इनका संबंध यहाँ नहीं है। और उसी के आधार पर एक परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, परिभाषा को देखो पहले कि तेन गति कारकोपदानाम कृद्धि सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते है। गति, कारक और उपपद, अब ये दो सूत्र उन्होंने क्यों लिए एत योग्य हो कह करके? देखो पिछले सूत्र में गति शब्द आ गया था, ठीक है ना। उपपद यहाँ आ गया उपपद मतिंग में, और ये परिभाषा क्या कह रही है कि गति, कारक और उपपद, इनका कृत ही सह समास वचनम, जब कृदंत के साथ में समास करते हैं तो सुप की उत्पत्ति से पूर्व ही समास करते हैं। ये कब सिद्ध हो पाएगा? जब हम सुप सुपा की अनुवृत्ति न लाए, तभी तो। अगर सुप सुपा को अनिवार्य माना जाएगा तो उस अवस्था में बिना सुप की उत्पत्ति के समास हो ही कैसे जाएगा? ये कह रहा है कि समास वचन जो इनके साथ में करना है वो सुप की उत्पत्ति से पूर्व करना है। ये तभी तो संभव हो पाएगा जबकि हम सुप सुपा को हटा दें यहाँ इन दो सूत्रों में, तब कह सकते हैं कि समास सुप की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर हो जाता है। इत्येतद उत्पन्नम भवति, उससे लाभ क्या होता है? देखो समास करना है हमें अश्व का और प्रीत शब्द का, लेकिन अर्थ क्या है पहले अश्व कीर्ति का? ये देखो, अश्व से जिसको खरीदा गया है, कोई स्त्रीलिंग का पदार्थ, तो विग्रह कैसे करना चाहिए हमें स्त्रीलिंग में? अश्वेन, बोलो आगे, क्रीता, धनेन क्रीता, ऐसी तो विग्रह करेंगे।
अश्व के द्वारा अश्व को बेच करके किसी अन्य वस्तु को खरीदा तो अश्वेन क्रीता धनेन क्रीता, धन दे करके खरीदा, तो उस अवस्था में अश्व का और क्रीत शब्द का समास करना है। तो समास करते समय क्रीत शब्द से टाप प्रत्यय आना चाहिए कि नहीं? अर्थात सुप की उत्पत्ति होने पर यदि समास होता तो उस अवस्था में जब हम क्रीत शब्द के साथ आगे सुप को लाएंगे समास करने के लिए तो पहले टाप आएगा, फिर अंतरंग होने से। सुप की उत्पत्ति बाद में होगी और स्त्रीलिंग होने के कारण से पहले आएगा टाप, अजायत टाप से। पहले क्रीता बनाएंगे, क्रीता के बाद फिर सु प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। यानी अश्व टा क्रीता सु ऐसे बनेगा। अब ये कहा कि नहीं, सुप की उत्पत्ति से पहले ही समास करना है, तो सुप की उत्पत्ति से पहले समास करेंगे तो फिर टाप की भी नहीं है आवश्यकता। इधर अश्व शब्द है, उधर क्रीत शब्द है, समास कर दिया, अश्वक्रीत बन गया। अब अश्वक्रीत बनने के बाद विशेषण तो स्त्रीलिंग का ही बनाना है हमें। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर टाप नहीं आएगा, फिर अब क्या आएगा? क्रीतात कर्ण पूर्वात, कर्ण पूर्व में है जिसके, ऐसे क्रीत शब्दांत से नीश प्रत्यय होता है फिर स्त्रीलिंग में। वो नहीं हो पाता अगर हम टाबंत पहले बना लेते तो। ये लाभ हुआ कि नहीं? तो इस तरह से अश्व क्रीति और धन क्रीति, ये नीश प्रत्यय यहां पर सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से नियम ये निकाला गया, ज्ञान ये निकाला गया कि इन दोनों सूत्रों में हम सुप सुपा का संबंध नहीं जोड़ेंगे। उस अवस्था में फिर ये तिंगंतों के साथ भी समास करने लगेगा और तिंगंतों के साथ में समास को रोकने के लिए सूत्र में अतिंग शब्द जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो एधान आहार को प्रजति यहां नहीं होता। और ये परिभाषा बहुत लगती है गतिकार को पदानम वाली, अनेकों स्थलों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलो आगे देखो। अब अमयी वाग्य न, अब विचार करना कि ये अमंत के साथ में समास की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या पूर्व सूत्र से ये समास सिद्ध नहीं हो पाएगा? उपपदम अतिंग, और यहाँ जो शब्द आ रहे हैं उदाहरण के रूप में, स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम, क्या यहाँ पर क्री धातु से णमुल किया गया है? क्या उपपद में कुछ माना गया कि नहीं? स्वादुमी णमुल, तो स्वादुम उपपद रहते हुए तो पूर्व सूत्र समास कर देगा कि नहीं? यहाँ पर उपपद मते अतिगंती ही तो है कारम शब्द, उसके साथ में समास हो जाएगा। तो पूर्वेण इव समासे सिद्धे नियमार्थम वचन, ये सूत्र व्यर्थ हो गया तो नियम निकल रहा है ऐसे। नियम क्या निकला कि यहाँ जो कहा जा रहा है ना अव्ययेन, अव्यय के साथ में अमंत जो है वो क्या क्या होना चाहिए? अव्यय। तो नियम ये निकला कि अव्ययेन उपपदस्य यह समासः, यदि अव्यय के साथ में समास करना है, ठीक है ना, उपपद का अव्यय के साथ में, स्वादुम का हमें समास करना है कारम के साथ में, और कारम है कृण्य जनता से अव्यय। तो अव्यय के साथ में उपपद का यदि समास होता है तो वह समास अमंत अव्यय के साथ ही होगा, ठीक है ना, अमंत अव्यय के साथ ही होगा। ये नियम निकला इससे, सूत्र व्यर्थ होकर के। तो यहाँ स्वादम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम इनके साथ में हो गया। अब उससे लाभ क्या हुआ इस नियम से? तो लाभ यह हुआ कि काल समय वेला सुतुमन जो सूत्र है, तो काल समय वेला आदि उपपद रहते हुए धातु से तुमन प्रत्यय करता है वो। तो कालो भोक्तुम, तो पूर्व सूत्र से यहाँ समास प्राप्त हो रहा है कि नहीं है? पूर्व सूत्र से समास प्राप्त हो रहा है। वो कब रुक पाएगा? जब इसके नियम को अपनाएंगे हम कि भोक्तुम है अव्यय,
ठीक है ना, कृण्वजन्तः अव्यय है लेकिन अमंत नहीं है। तो अमंत यदि अव्यय के साथ में करना है तो अमंत होना चाहिए, वो ये अमंत है नहीं, तो इस नियम से यहाँ पर समास रुक गया। फिर प्रश्न है ये, हाँ ये तो हो गया ना, अमय अमय वेति किम काल समय विलासमुन कालो भक्तम। आगे कहा कि एव शब्द क्यों लगाया इसमें, आप इतना ही कह दो अमा अव्यय न अमाव्यय न, तो एव तो अपने आप ही अर्थ निकल आएगा, क्योंकि ये भी तो प्राप्ति में ही नियम कहलाएगा ये, और नियम जब बोलते हैं तो एव का अभ्यास तो हो ही जाता है उसमें। तो कहा एवकार करणम उपपद विशेषणार्थम, जब एव लगाते हैं तो किसी के साथ में उसको जोड़ेंगे भी, तो किसके साथ में जोड़ना है, उपपद के साथ में, कि अमा एव यत् तुल्य विधानम उपपदम तस्य समासो यथा स्यात्। जिस सूत्र के द्वारा जिस सूत्र के द्वारा अमंत पद कहा, अमंत प्रत्यय कहा जा रहा है, जैसे णमुल प्रत्यय की बात चल रही है यहाँ पर, तो जिस सूत्र में णमुल प्रत्यय का ही विधान किया जा रहा है, अमा एव यत् तुल्य विधानम उपपदम तस्य समासो यथा स्यात्, अमा च अन्येन च यत् तुल्य विधानम तस्य मा भूत्। जैसे सूत्र है विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, कि अग्रे प्रथम ये जब पूर्व में आते हैं तो विकल्प करके एक द्वारा णमुल प्रत्ययों का विधान किया है, तो वहां णमुल प्रत्यय का भी विधान है, त्वा का भी विधान है, दो प्रत्ययों का विधान है, और एव लगा दिया तो कि नहीं, जहां पर अमंत का ही विधान किया जा रहा है, जिस सूत्र में दो दो प्रत्यय नहीं है, त्वा भी हो णमुल भी हो, केवल णमुल, जैसे स्वादुमकारम स्वादुमी णमुल, एक ही प्रत्यय तो है वहां पर, तो एव लगा देने से ये लाभ हो गया। तो उस अवस्था में अग्रे भुक्त्वा अग्रे भोजम। अब यहाँ कोई प्रश्न करे ना, अग्रे भोजम में तो करो आप, अग्रे भोजम तो अमंत है, लेकिन यहाँ कैसे करें, क्योंकि जिस सूत्र के द्वारा आपने णमुल किया है वो सूत्र केवल णमुल को नहीं कर रहा है, भुक्त्वा को भी तो कर रहा है, और स्वादुमकारम आदि में केवल णमुल करने वाले सूत्र से ही हमने णमुल किया था। तो इस तरह से अमा एव, एव का संबंध यहां जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो हमने देखे पीछे सूत्र जो नित्य समास करने वाले थे, और उसी के बाद फिर अमय वाव्य, नहीं तो पिछले सूत्र से ही जुड़ गया, ये भी एक नित्य समास का ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि पीछे के समास का ही ये नियमन कर रहा है। लेकिन अब जो अगला सूत्र आ रहा है ये विकल्प यहाँ इसीलिए पढ़ा गया है, फिर तृतीया प्रवृत्तिनी अन्यतरस्या, ये विकल्प करके करेगा। अब यहाँ जो नियम अभी पकड़ा हमने, तो उस अवस्था में विकल्प की तो प्राप्ति थी नहीं, अब बिल्कुल भी विधान करना है, तो अनुवृत्ति तो उसी की आ रही है, अमा एव इति अनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति पीछे से ले लेंगे, और जिस सूत्र की ओर ये संकेत कर रहा है तृतीया प्रवृत्तिनी कह करके, वो सूत्र कौन सा है, उपदंशस तृतीयायाम, यहां से प्रारंभ होता है, और प्रवृत्ति भी साथ में जोड़ दिया है सूत्र में, तो प्रवृत्ति का मतलब आदि, तो उपदंशस तृतीयायाम से प्रारंभ करेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है ना। उपदंशस तृतीयायाम इत्यतः प्रवृत्ति, यानी उपपदानी, जो भी उपद वहां पर कहे जाएंगे, तानी अमा एव अव्ययेन सह अन्यतरस्याम समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब वहां पर जो अमंत शब्द बनेंगे उन सूत्रों के द्वारा, उनके साथ में विकल्प से समास होता है। तो इस तरह से ये उभयत्र विभाषा बनेगी। अब उभयत्र विभाषा कैसे बनेगी, कि यद अमा एव तुल्य विधानम उपपदम तस्य प्राप्ते, जहां जिन सूत्रों के द्वारा केवल अमंत अमंत प्रत्यय ही कहा गया है, तो वहां तो पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त समास था, तो प्राप्ति विभाषा हो गई, विकल्प प्राप्ति में विकल्प करना। और जिन सूत्रों में अमंत प्रत्यय भी है और भिन्न प्रत्यय भी है दूसरा, वहां पूर्व सूत्र समास कर ही नहीं रहा था, तो वहां क्या होगा, वहां अप्राप्त विभाषा होगी, ठीक है ना। तो यद अमा एव तुल्य विधान उपदम तस्य प्राप्ते यथा उपदंश तृतीयायाम इति, यद पुनः अमा च अन्येन च तुल्य विधानम तस्य अप्राप्ते,
यथा अव्यय यथा भी प्रेताख्याने क्रियः क्त्वा णमुलौ, यहाँ दो प्रत्यय कहे गए एक साथ। अब यहाँ णमुल के साथ में, णमुलंत के साथ में विकल्प करके समास हो जाएगा। तो मूलकोपदंशम भुंक्ते मूलके न उपदंशम भुंक्ते, उच्चैहिकारम आचष्टे उच्चैहिकारम, अमा एव इत्येव कर्णामंत के साथ में ही है, ठीक है ना। पर्याप्ति वचने शलम अर्थेषु, अब यहाँ जो तुमन प्रत्यय का भी विधान किया गया है उसके साथ में नहीं करना है, वहां विकल्प नहीं करेगा ये, इसीलिए पीछे से अमा की अनुवृत्ति लेकर के आए थे सूत्र में। तो पर्याप्त भोक्तुम प्रभुर भोक्तुम। आगे तत्पुरुष समास का अंतिम सूत्र, ठीक है ना। तो अंतिम सूत्र है क्त्वाच। इसमें कहा कि अमा एव इति पूर्व योगे अनुवृत्तम, पूर्व सूत्र में अमा की अनुवृत्ति लाई गई थी, तो स्पष्ट है कि वो सूत्र अमंत के अतिरिक्त और कहीं समास करने वाला तो था नहीं। तो अब बढ़ाने के लिए एक तो प्रत्यय को भी जोड़ना है उसमें, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। तो अमायव इति पूर्व योगे अनुवृत्तम तेन अन्यत्र न प्राप्नोति इति वचनम आरभ्यते। क्त्वा प्रत्ययेन सह तृतीया प्रभृतीनि उपपदानि अन्यत्रस्यां समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो इस तरह से एक प्रत्यांत के साथ भी जो तृतीया प्रभृति जहां से ये प्रारंभ किया गया था उपदंश तृतीयायाम से लेकर के, तो वहां आगे जहां जहां जिन सूत्रों से एकता प्रत्यय किया गया है उन उक्ता प्रत्यांतों के साथ भी विकल्प करके समास हो जाता है। जैसे उच्चैहि कृत्य, अब जिस पक्ष में समास करेंगे उस पक्ष में लेप हो जाएगा, और दूसरे पक्ष में अक्त्वा रहेगा, उच्चैहि कृत्वा। किससे किया यहाँ पर उक्ता प्रत्यय, तो उसी प्रकरण में देखना है मैं, तृतीया प्रवृत्ति के प्रकरण में। तो अव्यय यथा भी प्रत्याख्यान सूत्र से इति उक्ता प्रत्यय। समास पक्षे है, समास पक्षे ल्यब एव, समास करेंगे तो लेप हो ही जाना है। और तृतीया प्रवृत्ति नित्यव, लेना वहीं से हमें उसी प्रकरण में। अब अलम कृत्वा या खलु कृत्वा, ये तृतीया प्रवृत्ति के उसमें नहीं आ रहा है, ये है अलम खलवो प्रतिषेधयो प्राच्या मुक्त्वा, ये उससे एकता प्रत्यय किया गया है, ठीक है ना। ये उससे पूर्व है, तृतीया प्रवृत्ति उपदंश तृतीयायाम जहां से प्रारंभ होता है ये उससे पूर्व है सूत्र तो प्रत्यय करने वाला, उनके साथ में ये समास नहीं करेगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आगे फिर बहुरी समास चलेगा और द्वंद्व दो समास रह गए हैं, ये कल हो जाएंगे। हाँ ख्याति, क्या प्रश्न था, अब दोबारा बोलो उसके लिए। रुचि जो सूत्र है 30 संख्या पे, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, 30 तो यहाँ संख्या, रुको रुको रुको, जी 30 संख्या और पाद प्रथम, जब पाद बदलता है ना उसको भी कहा करो कि प्रथम पाद का 30 संख्या पर। चलो ठीक है, पहुंच गए वहां, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने। हाँ तो आगे गुणवचनेन इति किम, इसमें वो भी ही वपावान, तो वपा गुण नहीं है इसलिए ये नहीं लगा। हाँ, गोभिर वपावान, गुण वचन नहीं है, पहले गुण वचन का अर्थ बताओ क्या समझा था। जिसने गुण को कहा और अब गुणी को। अच्छा, तो गुण को कहा और अब गुणी को कह रहा है, तो शब्द के स्वरूप में अंतर आएगा उस अवस्था में या नहीं आएगा। जैसे पहले सूत्र का मुख्य उदाहरण पकड़ो, शंकुलया खंड, यहाँ खंड शब्द क्या गुण अर्थ को कहता है? जी गुण को कहता है, अब गुणी नहीं, गुण अर्थ को कहता है, तो क्या अर्थ है, गुण अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा खंड का? खंडत्व, खंडन, ऐसे भी कह सकते हैं भाव में, क्योंकि तो प्रत्यय हम भाव में करते हैं ना, और ऋणमूल प्रत्यय भी भाव में हो जाता है।
तो खंड का अर्थ हो गया खंडन, ये तो हो गया गुण। अब यहाँ जो शंकुलया खंडा में खंड शब्द है उसमें देखो परिवर्तन नहीं किया हमने, इसी खंड का इसी स्वरूप में खंडन अर्थ भी था, और इसी स्वरूप में खंड का अर्थ अब क्या है यहाँ पर, खंडन से युक्त, या यूं कह लो खंडन वाला, जिसका खंडन कर दिया गया है ऐसा कोई टुकड़ा। समझ में आ गया? जी। ऐसे शब्द के साथ में समास कर दिया इसने। अब यहाँ देखो गोभिर वपावान, तो वपावान में वपा शब्द का अर्थ क्या है, चर्बी, ठीक है ना। तो चर्बी, जब ये स्वयं अकेला शब्द था वपा, तब भी ये चर्बी को बोल रहा था, किसी वस्तु का ही तो नाम है, गुण का नाम थोड़ा ही है। और जी। अब कहा जा रहा है वपावान मतु प्रत्यय करके, तो क्या यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये खंड के समान है कि पहले गुण को कह रहा था गुणवान को कह रहा है? नहीं कह पहले सकते गुण हैं। को ही नहीं। नहीं, ये पहले गुण को कह रहा था, और अगर हम मान भी लें हम किसी अवस्था में, तो गुणवान को ये तब बोल रहा है जबकि मतु प्रत्यय किया गया है, और खंड में तो हमने कोई ऐसा प्रत्यय किया नहीं था। इसलिए इसलिए ये शब्द गुणवचन नहीं है। कौन शब्द? वपावान। तो गुणवचन न होने से इसके साथ समास नहीं होगा। समझ में तो आया? गुणवचन, जी, गुणवचनेभ्यो मतु पोलुक विमर्श में दिया था। यहाँ कहाँ मतुब का लुक है, यहाँ तो मतुब दिखाई दे रहा है हमें। वहां तो कर सकते हैं हम कि खंड स्यास्तीति खंड, खंडन जिसका किया है वो भी खंड है, तो मतुब आएगा, गुणवाची होने से लोप हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कि अगर हम वपा शब्द को लेते हैं, मतुब को हटा भी दें, तो वहां पर वपा शब्द गुणवाचक है ही नहीं है, तो गुणवचने भी मतुब लोप कैसे लग जाएगा यहाँ? वपा तो एक द्रव्य को बोल रहा है ना, जिसको हम चर्बी कहते हैं, ये गुणवाचक नहीं है। और वहां खंड शब्द गुणवाचक था, आगे मतुप ला करके उसको हटा दिया, अब गुणवान को कहने लगा, वो खंडवान को। ऐसा यहाँ पर नहीं है। जी। और आगे लिखा है गुणेन न कहकर गुणवचनेन जो कहा, उसमें गुण आगे कहाँ है? मुक्तवान ये तो सूत्र ऐसी का व्याख्या। अंतिम शब्द था, ये तो अंतिम शब्द है ना, गुणवचने किम गोभिर वपावान। इसके आगे तो सूत्र दूसरा आ गया फिर। नहीं, विमर्श में जो लिखा है गुणेन विमर्श न कहकर, विमर्श विमर्श कहाँ है इसमें? अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर तो सूत्र फिर पूर्व सदृश समानार्थ आ रहा है ना। फिर भाव बोधिनी और नीचे विमर्श में दिया है। पद्मंजरी और न्यास के अंतर्गत ये नहीं, विमर्श भाव बोधिनी के नीचे है। विमर्श दिया है मेरी काशी का पुस्तक में। विमर्श किसकी व्याख्या है, किसका नाम है विमर्श? भाव बोधिनी की ही होगी। तो अन्य व्याख्याओं पर हमें चर्चा नहीं करनी है यहाँ पर। वहां यदि कोई बात कही है तो उसको स्वयं ही समझना होगा, और आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ में संवाद करके सुलझा लेना उसको, क्योंकि वो व्याख्या मेरे पास में नहीं है। ठीक है ना, हमें प्रश्न उठाना है काशिका की पंक्तियों से। यद्यपि कहीं कहीं प्रसंगवश हम पद्मंजरी या न्यास को देख लेते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उनकी व्याख्या करना नहीं है। यहाँ हमारा जो कार्य चल रहा है वो क्या है, काशिका की पंक्तियों की व्याख्या करना। ठीक है, वहीं तक इसको सीमित रखना है। अभी अन्य व्याख्याकार क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उस पर चर्चा करेंगे तो फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। ठीक है ना, हमें फिर काशिका से थोड़ा बाहर भी निकलना होगा। तो वो चर्चा जी कहीं गुरु जी। करनी हो तो आपस में कर लिया करो उसके विषय में। ठीक है ना। मैंने गुणवचन में से अब ये समझा कि गुण है उपसर्जन जिस द्रव्य का, जो पहले गुण को कहता है और अब गुणी को, तो हाँ, अकेले गुण से भी समास नहीं होगा, और अकेले गुण, अकेले कोई भी द्रव्य से भी नहीं। आवाज कट रही है बहुत। गुण वचन का सीधा अर्थ हो गया जिसने पहले गुण को कहा है
अब गुणवान को कह रहा है, उसे कहेंगे गुणवचन। और शब्द के स्वरूप में अंतर आना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्यय ला करके हम गुणवान को कहेंगे तो फिर ये सूत्र का विषय बनेगा ही नहीं वो। इसीलिए मतलब का लोग करके दिखाते हैं फिर। तो अगर अकेला गुणे न कहते तो केवल गुणवाचक शब्द के साथ समास होगा, जैसे घृतेन पाटवम में। हाँ, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, ये तो गुणवचन में ही लगना है। सूत्र में यहाँ और पर अकेले कोई गुणवचन भी में कहा है दूसरे तो वैसा ही शब्द लेना है जिसने पहले गुण को कहा है, अब गुणी को बोल रहा है। जी गुरु जी। ठीक है, यही और एक और समाप्त कर। प्रश्न, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च 50 संख्या द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में, इसमें पूर्वशाला प्रिय, इसमें पूर्व च असौ, पूर्वा चासौ शाला च, ऐसे करके फिर प्रिया शब्द के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन अगले सूत्र में पंचगवधनः, पहले सूत्र यहाँ बोल टच नहीं करके थोड़ा होगा। पहुंचने दिया करो ना वहां पर। हाँ, ये सूत्र निकाला मैंने, तहितार्थोत्तर पद समाहारे क्या। तो कौन से उसमें पैराग्राफ में है प्रश्न? दूसरा वाला, तहितार्थे तावत। कहाँ पर है प्रश्न? उत्तर पद का उदाहरण में पूर्वशाला प्रिय, उत्तर पद के उदाहरण में, हाँ, पूर्वशाला प्रिय है, अपरशाला प्रिय है। तो यहाँ यद्यपि हम ऐसे भी कर सकते हैं पूर्वा चासौ शाला च और बाद में प्रिय शब्द के साथ, तो भी हमने त्रिपद बहुव्रीहि माना पंचगवधनः, इसको ध्यान में रखकर वहां टच नहीं हो पाता। एक वो ही नहीं हो समास करते पाता, तो वह वो नहीं हो पाता, वहां तो आवश्यक था ही पंचगौधना में। लेकिन पूर्वशाला प्रियम प्रश्न हो सकता है कि हम यदि यहाँ तत्पुरुष कर लेते हैं पहले और उसके बाद फिर द्विपद बहुव्रीहि करें, ठीक है ना, तब भी बन जाएगा शब्द ये। लेकिन जब द्विपद बहुव्रीहि करेंगे तो उस अवस्था में पूरा समास कैसा माना जाएगा? ये बहुव्रीहि समास माना जाएगा, ठीक है ना। तो उसके स्वर लगेंगे अब। और यहाँ पर त्रिपद बहुव्रीहि करके, त्रिपद बहुव्रीहि करके और उसके त्रिपद बहुव्रीहि करते हुए उसके पश्चात पूर्वशाला का एक समास और करें बाद में, तो फिर तत्पुरुष समास कहलाएगा अब ये पूर्वशाला में। और तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है ना। शब्द तो बन जाएगा, शब्द में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समास में प्रणाम आचार्य जी। स्वर में अंतर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे ही करेंगे जैसे इन्होंने दिखाया है। और पंचगौ में तो स्पष्ट ही है, वहां पर टच प्रत्यय हो ही नहीं पाएगा जब तक हम समास टच अलग से नहीं प्रत्यय, करेंगे। तत्पुरुष समास के कारण टच प्रत्यय होता है। तत्पुरुष समास के कारण टच प्रत्यय, उसमें तत्पुरुषस्य की अनुवृत्ति है। किसमें तत्पुरुष की अनुवृत्ति? और तत्पुरुषस्य में हाँ, वो तो होना ही है वहां। गुर तद्धित लुकी से जो टच प्रत्यय हो रहा है वो तत्पुरुष में ही होता है, तो वहां देख लेना अर्थ को। तो केवल आचार्य जी प्रणाम। त्रिपद बहु, आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी मैं तुषार सिंह बोल रहा हूँ। मैंने आपको कल मैसेज भी करा था व्हाट्सएप पर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो गुरुजी मैं अभी बस में था ना, तो इस कारण से शोर आ रहा था जब मैंने कनेक्ट किया था। मैं अभी हम्म कॉलेज में हूँ, हम्म लाइब्रेरी में बैठा हूँ। तो हम्म। गुरुजी एक शंका, अभी व्याकरण शास्त्र से इतर एक शंका है, वो अभी पूछ सकता हूँ? नहीं, वो नहीं चलेगी अभी, अभी केवल जो पाठ चल रहा है उसी से संबद्ध है। जी आचार्य जी। हम्म। वो चर्चाएं आपस में कर लिया करो एक दूसरे के साथ हम मिल करके, ठीक है ना। नंबर मांग लेना, तो एक दूसरे से चर्चा किया करो आपस में। गुरुजी आपसे शंका पूछनी थी वो। नहीं, जब औरों से समाधान न मिले तब पूछना मेरे से।
जब परस्पर समाधान न हो पाए जी। तब शंका पूछना, और पहले मैसेज के रूप में डालना क्या शंका है, ठीक है, जब औरों समाधान ना हो पाए तब। ठीक है, अब यहीं पर समाप्त करते हैं अब। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।